हाँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या दे रखा होगा, मान लो यहाँ R90 है और यहाँ पे H ले लेते हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन H इंटू R90 होगी ना। मतलब मल्टीप्लिकेशन तो क्या होती है, कंपोजिशन होती है। तो या H मैम इंटू आर, मैंने इसे किया है। तो R90 पहले अप्लाई करेंगे और उसके बाद H। ऐसे करना है ना? मैंने एच अप्लाई किया पहले। हाँ, मैंने कहा था ना पीछे से स्टार्ट करना है। करा तो इन्होंने भी वही है, जो टेबल मैंने भेजी थी उसने भी वही किया हुआ है, लेकिन बस R90 पहले करना है। R90 के ऊपर हमें H अप्लाई करना है, H ऑफ R90। जैसे कॉम्पोजिशन करते हैं ना फंक्शन की, कैसे करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो पहले जी अप्लाई करते हैं और फिर एफ अप्लाई करते हैं। जैसे फंक्शन कंपोजिशन है वैसे ही समझो इनको। अभी सिमेट्रिक ग्रुप कराऊंगी, उसमें भी आपको पता चलेगा कि कंपोजिशन जब हम लेते हैं दो एलिमेंट्स की तो इसी प्रकार लेंगे उसमें भी। ठीक है, अब कर लेना। यस मैम। तो मैम मेरे फिर पास हो देखने जाएगा। का टाइम नहीं था ना, तो मैंने आपको टेबल भेज दी थी। अभी मैंने आपका मैसेज देखा था क्लास से पहले। तो अब बताओ, अब तक के जितना भी कराया गया उसमें कहीं किसी को कोई डाउट हो? ठीक है, करते हैं आगे फिर। कल हमने कहाँ तक किया था? कल आपने एक क्वेश्चन दिया था मैम। अच्छा, हाँ ये क्वेश्चन दिया था ना, किसी ने किया? मैम ऑप्शन 2 आ रहा है। ऑप्शन 2 आ रहा है, n इंटू एन माइनस 1/2। बताओ, और किसी का भी हुआ है? ये ट्राई नहीं किया? ट्राई नहीं किया हाँ, या हुआ नहीं? मैंने भी करा था। चलो, करा है तो अच्छी बात है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। मैम कल का वीडियो लेक्चर अभी भी देखना बाकी है मेरा। अच्छा, ये कल का वीडियो लेक्चर, हाँ वैसे तो चलो डिस्कस ही करते हैं हम इसको। GLNFQ का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर GLN, जनरल लीनियर ग्रुप मैम। जनरल लीनियर ग्रुप ओवर द फील्ड ऑफ मतलब फाइनाइट फील्ड विद ऑर्डर क्यू। एन क्रॉस एन मैट्रिसेस के सारी पॉसिबिलिटीज इसके अंदर आएंगी, और फील्ड के जो एलिमेंट्स होंगे जो मैट्रिसेस के, वो फील्ड के एलिमेंट्स होंगे क्यू ऑर्डर की जो भी फील्ड है। ABCD, अगर कोई 2x2 का एग्जांपल हम ले रहे हैं तो ये जो ABCD है ये FQ से आ रहे होंगे। तो क्या हमने इसका ऑर्डर क्या पढ़ा था, लीनियर अलजेब्रा से रिलेट हो रहा है, इसका ऑर्डर क्यू आता एस टू है, एन माइनस वन। हाँ Q⁻⁻⁻⁻, Q⁻⁻Q, एंड ये प्रोसेस चलता जाएगा Q⁻⁻Q⁻⁻1 तक। अब बात ये आती है कि इन्होंने इसको Q⁻k वाली फॉर्म का दे रखा है, और साथ ही साथ एक और बात बता रखी है दैट GCD ऑफ Q एंड M इज 1। ठीक है, अब Q और M का GCD 1 है। मान लो मैं Q की कुछ पावर्स यहाँ पे बाहर निकालूं, जैसे कि मान लो Q² हमने बाहर निकाला, Q², एक Q यहाँ से उधार ले लो और एक Q यहाँ से उधार ले लो, तो ये क्या बचेगा, Q⁻⁻⁻1। एक Q वहाँ से लिया, एक Q वहाँ से लिया है, तो ये बच जाएगा Q⁻⁻1 -1, और बाकी सभी टर्म्स होंगी जैसे Q⁻n माइनस Q⁻n-2, इस तरीके की टर्म्स होंगी, और एक Q यहाँ से ले लिया हमने, Q⁻n-1, तो ये बचेगा। मान लो k इज इक्वल टू 2 होता, अगर हम कह रहे हैं कि k 2 होगा, 2 के बराबर, तो Q और M का GCD 1 आना चाहिए। क्या इसका, सॉरी,
ये जो बची हुई टर्म है इसको m बोलोगे ना फिर आप, क्या ये m वाली टर्म है, इसका q के साथ GCD बनाएगा, मतलब q के साथ कुछ भी कॉमन नहीं देगा। ये कहने की बात ये है इनकी। इन टर्म्स में से q निकाला जा सकता है ना बाहर, तो अभी भी बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जिसमें से q कॉमन आ रहा है, और अगर इनमें m वाले पोर्शन में q कॉमन निकल के आएगा और ये बाहर पड़ा हुआ जो भी हमने q रेस्ट पार के बोला है, तो इसका GCD तो उसके साथ 1 नहीं आएगा, मतलब ये वाली कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी। मतलब आपको अंदर एक भी q का फैक्टर नहीं छोड़ना है, मतलब q की पॉसिबिलिटी एक भी q अंदर नहीं छोड़ना है। तो आपको कॉमन किस तरीके से लेना है, जैसे ये है -q⁻n−1 और यहाँ पे ये ऐसे था। तो हमें क्या करना होगा, जिन जिन टर्म्स में से जितनी मैक्सिमम पावर्स q की निकल रही हैं वो निकाल लेंगे हम। जैसे फर्स्ट टर्म में से कुछ भी नहीं निकलेगा बाहर, सेकंड टर्म की बात करें तो ये क्या है, हाँ q निकलेगा, q⁻n−1 -q⁻n−2 बच जाएगा। और फिर थर्ड टर्म में से हम देखेंगे q² निकलेगा। अच्छा सॉरी, क्या कर रही हूँ मैं, फर्स्ट टर्म में से निकलेगा, एक तो मैंने उल्टा लिख दिया है यहाँ पे q⁻n, चलो इसको छोड़ो, ऊपर वाले से ही देखती हूँ, मैं इसमें से देखने लग गई थी। फर्स्ट टर्म में से तो कुछ नहीं निकलेगा, q की पावर नहीं निकाल सकते ना आप बाहर, नहीं तो फिर वो 1/q हो जाएगा। दूसरी टर्म्स में से देखो, दूसरी टर्म में q बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, q⁻n−1 नेक्स्ट में से q² निकलेगा और फिर ये हो जाएगा -1, फिर q³ निकलेगा, फिर ये हो जाएगा q⁻n−3 इसी तरीके से निकलते निकलते लास्ट में आके आप देखोगे, लास्ट वाली टर्म में आप मैक्स टू मैक्स यहाँ से q⁻n−1 कॉमन ले सकते हो और अंदर बच जाएगा q-1। तो इन सभी क्यूज को जब हम कलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि q⁻1 + 2 प्लस बेस सेम है, सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी n-1, और जो अंदर बचा हुआ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जिसको m का नाम दिया जाएगा q-1। इसको बोला जाएगा m और इसको बोला जाएगा q⁻k। तो यहाँ से k क्या निकल के आएगा, k वही निकल के आएगा जो q की पावर में है, दैट इज n × n-1/2। अब आप देख सकते हो कि q का और इस m वाले पोर्शन का GCD 1 आएगा। बस यही कंडीशन सेटिस्फाई करके हमें लेना था, तो इससे मैक्सिमम पावर्स हम q की बाहर निकाल पाए और इससे हमें पता चला कि एक यूनिक आंसर हमें मिलेगा, दैट इज n × n-1/2। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, और भी कुछ था, कुछ और भी दिया था या आगे बढ़े? चलो नहीं था इसका मतलब। तो जनरल लीनियर के बारे में हमने पढ़ लिया था कल। और इसके बारे में भी पढ़ लिया था। अब आता है एक स्पेशल लीनियर सेट या स्पेशल लीनियर, जिसको आगे हम ग्रुप बोलेंगे। भी सही बोल देते हैं क्योंकि आपको ग्रुप के बारे में सब कुछ पता चल ही है। ये सेट कैसा होता है, ये होता है सबसेट। क्यों नहीं आएगा, कोई भी जनरल सी फील्ड है उसके ऊपर GLNF, ठीक है। ठीक है, अगर हाँ, इसकी डेफिनेशन किस तरीके से होगी, SLNF वो सारी मैट्रिसेस आएंगी इसके अंदर
सच दैट उन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 1 हो। मतलब इसके अंदर तो हम वो मैट्रिसेस ले रहे थे जो नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट दे रही थी, लेकिन अब इसका जो सबसेट हम बना रहे हैं उसके अंदर वो सारी मैट्रिसेस ले रहे हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो। ठीक है, ना 2 ना 3 ना कुछ और केवल 1। ठीक है, तो अब इसमें क्या खास है, क्या ये अंडर एडिशन ग्रुप बनाएगा? किसी भी नहीं फील्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, फिर से वही आई और माइनस आई का एग्जांपल आप ले सकते हो। तो अंडर एडिशन तो ये ग्रुप नहीं बनेगा। अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो क्या ये ग्रुप बनेगा? आपको सारी प्रॉपर्टीज इसकी चेक करनी होंगी। क्लोजर की बात करें जहाँ तक, तो क्या दो ऐसी मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जिनका डिटर्मिनेंट 1 है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 1 डिटर्मिनेंट देगी? यानी अगर ए बी बिलोंग्स टू दिस सेट है तो क्या ए इंटू बी भी इसमें आएगा? मैम ये मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर भी हो सकती है ना? नहीं, देखो एक स्क्वायर ही ले रहे हैं। हाँ स्क्वायर ही ले रहे हैं। GLNF का क्या मतलब है? जब ये सिंगल लगाया जाता है, एक सेट ये होता है, देखो MN, एक तो ऐसे लिखा जाता है और एक ऐसे लिखा जाता है। ये बिल्कुल जनरल सेट है n क्रॉस n मैट्रिसेस का। जब सिंगल n लगाया जाता है तो उसका मतलब होता है स्क्वायर मैट्रिसेस, और जब m क्रॉस n टाइप का लगाया जाता है ओवर R या ओवर C, जहाँ पे भी आप ले रहे हो, ओवर द फील्ड F, तो इसका मतलब होता है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर जब होगा तो अलग से साइज मेंशन किया जाएगा। ठीक है, जब सिंगल n लगाया जाता है तो उसका मतलब स्क्वायर होता है। अभी आपका लीनियर अलजेब्रा करना रहता है प्राची? यस मैम। देखा नहीं है रिकॉर्डेड अभी? नहीं मैम, रियल में ही मेरा छूट गया था बीच में थोड़ा। हाँ रियल कर लो, पहले तो रियल ही कर लो, उसके बाद लीनियर कर लेना। जहाँ दिक्कत आए बता देना। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिसेस का ही सेट होता है। हाँ आप बताओ, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? यस मैम। तभी हम यस डायरेक्टली मैम। हाँ तभी हम डायरेक्टली डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं ना प्राची। पहले हमने कहा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट 1। डिटर्मिनेंट तो तभी डिफाइन होगा जब स्क्वायर मैट्रिसेस की बात होगी। ठीक है, तो ये सारे काम स्क्वायर मैट्रिसेस में किए जाते हैं, ना कि रेक्टेंगुलर में। तो बिल्कुल दो मैट्रिसेस हैं, उनका डिटर्मिनेंट ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अगर ए का डिटर्मिनेंट 1 है और बी का डिटर्मिनेंट 1 है तो ऑब्वियसली ए बी का डिटर्मिनेंट भी 1 होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव होती है। अब कुछ खास मैट्रिसेस ले रहे हो तो वो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही तो आता है, तो वो भी एसोसिएटिव है, क्या दिक्कत है? दूसरी बात, तीसरी बात की आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होगी यहाँ पे अगर होगी तो? ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या इसका डिटर्मिनेंट 1 होता है? ऑफ कोर्स इसका डिटर्मिनेंट Yes, 1 होता है, तो ये बिलोंग करेगी, मतलब आई बिलोंग करेगी SLNR से। अब आपको ये समझ में आ गया, सॉरी SLNF, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर कंडीशन कुछ इस तरीके की होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, तो यहाँ आप नहीं बना पाते, इसको ग्रुप नहीं बना पाते अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर आपको ऑपरेशन कुछ अलग तरीके से डिफाइन करने होते। सिंपल ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के अंदर इसको ग्रुप नहीं बना पाते। तो 1 की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इन्वर्स की जहाँ तक बात करें तो क्या अगर ए का डिटर्मिनेंट 1 है तो ए इन्वर्टिबल होगी? ऑब्वियस सी बात है। तो ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? यानी कि अगर ए इंटू ए इन्वर्स आइडेंटिटी है तो क्या ए इन्वर्स बिलोंग करेगा SLNR से, SLNF? इसका डिटर्मिनेंट यस मैम। यस मैम, दोनों का डिटरमिनेंट 1 नहीं आना होगा। चाहिए। अगर ए का 1 है तो ए इनवर्स का भी 1 आना उसके चाहिए। इन्वर्स का भी 1 होगा डिटर्मिनेंट। इस वजह से ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा यूनिकली फॉर एवरी मैट्रिक्स। सो ए इन्वर्स बिलोंग्स टू जो भी हमारा सेट है, तो ये इसलिए ग्रुप बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ऑर्डर की बात आती है। तो ऑर्डर अभी आपको सिर्फ याद रखना है, इसका जो प्रूफ वगैरह जो भी चीज़ें हैं
ये थोड़ा बहुत उससे रिलेट करता है, जब आप लीनियर अलजेब्रा से थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो, पर पूरी तरह नहीं करता। तो अभी के लिए आपको सिर्फ ऑर्डर इसका याद रखना है कि क्या होता है। इसकी जो ग्रुप वाली एक्सप्लेनेशन है वो हम बाद में करेंगे जब होमोमॉर्फिज्म पे आ जाएंगे। तो अगर इसका ऑर्डर निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ तो कम होगा, क्योंकि ये सबसेट था GLNF का, तो उससे तो कुछ ना कुछ कम होगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से लिखा जाता है इसको भी, और ये चलता रहता है Q⁻n−1 डिवाइडेड बाय, बस आपको क्या करना है, Q-1। तो ये होता है SLNF का ऑर्डर। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ GLNF डिवाइडेड बाय Q-1। ठीक है, तो इसमें मैंने एक थ्योरम आगे लिखी हुई है इसका ग्रुप का ऑर्डर निकालने के लिए, वो आपको अभी नहीं देखनी है, जब आपका होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा तब देखनी है। तो इसके बाद जस्ट मैंने जब इसका ऑर्डर बताया, इसके बाद एक प्रूफ सा लिखा हुआ है, वो आपको अभी नहीं देखना है, जब आप होमोमॉर्फिज्म कर लो तब देखना उसको। तो अब बात आती है कि कुछ इम्पोर्टेंट बातें करते हैं अब हम। R* क्या होता है, जानते हो आप R* को? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट A इनवर्स एग्जिस्ट। तो R* क्या बनता है, मतलब किसी भी सेट का स्टार क्या होता है, A बिलोंग्स टू S सच दैट A इनवर्स एग्जिस्ट इन S। उस S के अंदर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए तो वो S* सेट कहलाता है। मतलब वही एलिमेंट्स की कलेक्शन लेनी जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करो। तो R* क्या बनेगा, R-0। R-0। ठीक है, C* अगर क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेशन के सॉरी मल्टीप्लिकेशन के ओर से देखा जाए तो हाँ मल्टीप्लिकेशन की ओर से ही देखा जा रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके। बिल्कुल, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख लो यहाँ पे। ठीक है, स्टार वाला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से ही रिलेट करता है। तो C* क्या आ जाएगा, इसमें से भी 0 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसी सेट में, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ही अंदर। इसका इनवर्स क्या होगा, 1/a-i⁻b। अब 1/a-i⁻b को आप सुंदर तरीके से देखना चाहते हो तो आप इस पर थोड़ा सा रियलाइजेशन करोगे, यानी कि इसके डिनोमिनेटर को रियलाइज करोगे, यानी रियल बनाओगे। ठीक है, एक होता है रैशनलाइज करना डिनोमिनेटर को, एक होता है रियलाइज करना। इस प्रोसेस को बोला जाता है रियलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो आपको कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, a² + b²। ठीक है ना, हाँ। तो ये होगा उसका इनवर्स, कोई भी नंबर लिया है हमने। तो C* हो गया C-0, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और Q* क्या होगा, यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ कर दी, 1/a + i⁻b का इनवर्स निकालना था, तो प्लस माइनस की थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पे आप माइनस करोगे। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा A - i⁻b डिवाइडेड बाय दिस। हाँ जी, Q* का इंटीजर स्टार। Q* का इनवर्स का सेट -0 वाला ही होगा, -0 वाला ही होगा। ये तो वो तरीका हो गया जैसे बचपन में हमसे कोई पूछता था तो हम लंबा लंबा खींच के याद कर लेते थे। कितना लेसन याद कुछ जानता हो, कभी घमंड नहीं किया। हाँ, बहुत J* का होएगा फाई। Z* फाइन नहीं होगा, 1 और -1 होगा। वन ओ और शाबाश शाबाश, तुमको इसलिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ये नॉलेज चेक कर रहे थे मेहनत की, है ना।
बहुत शांत बैठे थे। जेड आइटा, देखो जेड आइटा कौन सा सेट होता है? ए प्लस आप ही आइटा जानते में हैं। सर जेड ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे ना, लेकिन सारे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर्स पूरा नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं होगा मैम। दिस इज अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। इसके एलिमेंट्स इस तरीके से आ सकते हैं, 1+2 आएटा, 3+7 आएटा, -8 प्लस आएटा, इस तरीके के एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। बस यहाँ पे इंटीजर्स ही होंगे, बस ध्यान देने वाली बात यह है। इस सेट का यूनिट्स का सेट, अब वैसे जो मैं सेट्स निकाल रही हूँ ये स्टार वाले सेट्स, इसको सेट ऑफ यूनिट्स भी बोला जाता है। जैसे यूएन को हम सेट ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। हम ये जो स्टार लगा के निकाल रहे हैं ना, ये सेट ऑफ यूनिट्स ही निकाला जा रहा है। आप कोई भी यू ऑफ आर लोगे तो उस सेट का सेट ऑफ यूनिट्स बन जाएगा, ठीक है, आर स्टार। तो यूएन कौन सा सेट होता है? सेट ऑफ यूनिट्स। इसकी डेफिनेशन शायद मैंने पहले बताई दी है। तो जेड आइटा का स्टार क्या होगा? मैम 1 - 1 I - I होगा। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? देखो इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप ए प्लस आइटा भी लिखोगे, इसका इन्वर्स निकालने चलोगे, अभी मैंने ए प्लस आइटा भी का इन्वर्स निकाल के बताया था, ए माइनस आइटा भी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से आप जब देखोगे कि ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस प्लस आइटा टाइम्स माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों पे कंडीशन ये है दोनों इंटीजर होने चाहिए। दोनों तभी इंटीजर हो सकते हैं जब ये कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई करें, या तो A1 हो या -1 हो या आइटा हो या माइनस आइटा हो, दोनों पे कंडीशंस, मतलब यानी कि ए पर कंडीशन आएगी या तो A1 - 1 हो सकता है, और बी पर भी यही कंडीशन है, या तो बी प्लस -1 हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं। आप 2 3 4 कुछ भी रख के देखोगे, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अदरवाइज ये इंटीजर नहीं बनेगा। ये जो क्वांटिटी है इसको इंटीजर बनाना है, ठीक है। नीचे 1 होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे किसी भी और केस में कभी 1 नहीं आ पाएगा अगर आप इसके अलावा कोई भी नंबर रखोगे। तो केवल यही 4 नंबर्स हैं जिनको ग्रुप ऑफ यूनिट्स बोला जाता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि ग्रुप की बात नहीं है, ये सेट है, तो क्या ये ग्रुप बनाता है? क्वेश्चन ये है। सबसे पहले आर स्टार पे आते हैं। आर स्टार ग्रुप बनाता है? अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है हर एक केस में। यस मैम। R star is a group under multiplication. C star is a group under multiplication. क्लोजर, ऑब्वियस। एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा। एसोसिएटिव लॉ, इन सभी, ये सभी नंबर्स हैं, कहीं ना कहीं है आर और सी के सबसेट हैं। एसोसिएटिव लॉ सब में ही होल्ड करता है। आइडेंटिटी की बात की जाए तो सबके पास आइडेंटिटी है, सबका मालिक एक ही है और वो है 1, सबकी आइडेंटिटी 1 है। और इनवर्स की बात की जाए तो हमने सेट ही ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है जिसके अंदर हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करे। सेट की कंडीशन ही यही है, जो उसको फाउंडेशन है सेट की, वो यही है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करे हर एक एलिमेंट का। तो इन्वर्स तो सब में ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो आर स्टार इज अ ग्रुप, सी स्टार इज अ ग्रुप, क्यू स्टार इज अ ग्रुप, जेड स्टार इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। एंड इफ यू वांट टू वेरीफाई, आप फॉर एग्जाम्पल हम इसको ले लेते हैं, फाइनाइट ग्रुप के लिए हम कंपोजिशन टेबल बना सकते हैं, इनफाइनाइट के लिए तो बना नहीं सकते। तो आप इनकी कंपोजिशन टेबल बनाओ, 1 -1 आइटा माइनस आइटा, ज़रा बना के देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। और हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी वहाँ से निकाल के देखना, और हर एक और आइडेंटिटी भी निकाल के देखना। कंपोजिशन टेबल वाले तरीके से निकाल के देखनी है, याद रखना। जब तक आप टेबल बना रहे हो हम कुछ लिख लें यहाँ। आप कल इतना कुछ पढ़ा दिए, एक दिन में नहीं आया और हमने इतना कुछ पढ़ा दिया। जो पढ़ा दिया, कोई बच्चा छुट्टी मारेगा तो मैं वेट करती रहती हूँ, उसी दिन ज़्यादा पढ़ाऊँ। अच्छा।
ये आपकी साजिश है मैम, ये आपकी साजिश है। ये साजिश है। कंपोजिशन टेबल बनाने में बड़ा मजा आता है। तो आपको तो आता ही है ना सब, इसीलिए करा दिया मैंने। आपके यहाँ पर नया कुछ भी जानने को मिलता है ना, इसलिए। नहीं तो मैं तो इंटरनेट से ही सब कुछ कर लेता। आजकल के बच्चे इंटरनेट से ही पढ़ाई करते हैं। जो पूरे सेमेस्टर में कॉलेज में नहीं कराया जाता, वो 1 घंटे की यूट्यूब वीडियो से आपको मिल जाता है। उतनी ही क्या बोलते हैं उसको, हो गया मैम। वैल्यू वैल्यू मिल जाती है आपको उस वीडियो से। मिल तो जाता है, पर कुछ नया मिलता है, इसलिए तो यहाँ पर आता हूँ मैम। हाँ वो तो है ही। मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, मैं कॉलेज की बात कर रही हूँ। हाँ, कॉलेज में तो ज्यादा ही मिलता है। कॉलेज से ज़्यादा मिलता है ना यूट्यूब पे। हम्म। बताओ, टेबल बना ली होगी सबने, समझदार बच्चे हैं। यस मैम। बताओ, रो वाइज बता दो। 1 minus 1 I minus I हम्म minus 1 1 minus I हम्म I minus I minus 1 1 minus I हम्म 1 minus 1। सबकी यही आ रही होगी। Yes, ma'am. इतना आसान काम दिया मैंने, यही पेपर में आया आपके। जस्ट किडिंग, आने तो वाला नहीं है, तो हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी ग्रुप थ्योरी पे। तो देखो, जहाँ जहाँ 1 है उसको अगर हम सर्कल कर लें। अब मैं डायरेक्टली इन्वर्स निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है, आपको पता चल गया है, ये जो 16 एलिमेंट्स आए हैं, ये 16 एलिमेंट्स उन्हीं चारों एलिमेंट्स में से एक है। हर एक रो में और हर एक कॉलम में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 1 है, अगर इस रो में यहाँ पे 1 आ गया तो इसके नीचे जो भी कॉलम होगा, इसके नीचे कभी 1 नहीं आना चाहिए, है ना। ये बात भी आप देखते होगे कंपोजिशन टेबल में। जिसने कभी नहीं देखी है वो ध्यान से देख लो। अगर ऊपर 1 है तो इसके नीचे कभी -1 नहीं आएगा। हर एक रो और कॉलम में एक एलिमेंट एक ही बार आता है, ठीक है। एक रो और एक कॉलम में एक एलिमेंट एक ही बार आता है, एक से ज़्यादा बार नहीं। तो जो 1 है, हमें पता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम कर रही है, क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम सेम सेम दिख रहे हैं। तो अब 1 को सर्कल करने से हमें ये पता चला कि 1 के लिए 1 का इन्वर्स 1 ही है। फिर हम देखते हैं कि -1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, -1, ये भी बढ़िया है। आयटा का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ज़रा देख के बताओ। और माइनस आयटा का इन्वर्स, आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा। तो ये हो जाएगा। काफ़ी चीज़ें हम कंपोजिशन टेबल से पता कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। इसीलिए बहुत अच्छी चीज़ है, यूज़फुल चीज़ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस पे कम्यूटेटिव भी पढ़ सकते हैं क्या? कम्यूटेटिव भी पता कर सकते हैं, a इंटू बी, बी इंटू ए, चेक कर लो। 1 इंटू आयटा, आयटा इंटू 1 के बराबर है कि नहीं है। DN वाली जो आपने D4 वाली टेबल बनाई है, सबने बनाई है, प्राची आपने मुझे अभी तक भेजी नहीं है, कम टाइम मिलता है। हाँ, D4 वाली जो टेबल बना रखी है आप लोगों ने, उसी में जाके चेक करो कि H इंटू वी, V इंटू H के बराबर है कि नहीं, ठीक है। H और V को जहाँ कंपोज किया और V और H को जहाँ कंपोज किया, चेक करना, ठीक है। मैम डायगोनल के अलोंग सिमेट्रिक होगा टेबल। डायगोनल के अलोंग, अगर डायगोनल के अलोंग सिमेट्रिक होगा तो कम्यूटेटिविटी होगी ग्रुप में, ऐसा कह सकते हैं ना। हो सकता है, कह सकते हैं, पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं, मैंने ये बात कभी पढ़ी नहीं। बाकी ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल सकता है। सिमेट्रिक का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे ग्रुप कम्यूटेटिव है, यही वाला ग्रुप देखते हैं, इसमें डायगोनल क्या है, 1 1 -1 मैम -1। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे दिखते हैं वैसे? अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह ये बनेगी टेबल हमारी, तो बिल्कुल कम्यूटेटिव हो जाएगी। a इंटू बी, बी इंटू ए के बराबर आ ही जाएगा, वहाँ से ऑब्जर्वेशन हमें मिल ही जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मैंने सोचा पता नहीं कौन से सिमेट्री की बात कर रहे हो आप, डायगोनल की, ठीक है। Z5 स्टार क्या निकलेगा अगर Zn स्टार होता है,
वो वाले Zn के एलिमेंट जिनका A इनवर्स एग्जिस्ट। A इनवर्स एग्जिस्ट का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कौन सी मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। इस वाली मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में Zn स्टार हम बना रहे हैं। तो बताओ Z5 स्टार क्या बनेगा? मैम 1 2 3 4 1 2 3 4। Z12 स्टार निकालो ज़रा। ये तो आसान था। Z5 स्टार। वैसे भी ZP क्या था? मैम अच्छा, ZP स्टार क्या बनेगा इन जनरल बताओ? 1 1 2 से लेकर 3 P डॉट तक। डॉट P-1। ZP माइनस सिंगलटन। तो हम इसको 1 2 P-1 ये लिख सकते हैं। ठीक है। इसमें Z12 जीरो कैसे इंक्लूड नहीं हो रहा? जीरो का इन्वर्स कहाँ एग्जिस्ट करता है? मल्टीप्लिकेटिव। जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस टाइप का होगा? 1/0 टाइप का ना। यहाँ पर तो जीरो अलग होता है ना? अलग होता है पर इतना भी अलग नहीं होता। देखो, जैसे हम Z5 स्टार की बात करते हैं तो ज़ीरो में किस एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाए? ज़ीरो का इन्वर्स, इसको ज़ीरो का इन्वर्स बोलते हैं हम, कि हमारे पास 1 आ जाए। इज़ इट पॉसिबल कभी 0 इंटू 0 इन्वर्स 1 आ जाए? मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर रख लो आप, 1 से लेकर P-1 तक। 0 इंटू दिस करोगे तो क्या कभी आपको 1 मिलेगा? नहीं मिल सकता ना। तो 0 ही देगा हमेशा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए ना। यस मैम, समझ गए। ठीक है। Z12 स्टार निकालो जल्दी से, जल्दी से। 1 5 7 11 1 5 7 11। Z20 स्टार निकालो। इनके दूसरे नाम भी हैं, अभी दूसरे नाम भी देते हैं हम इनको। कभी आप Z5 स्टार से नहीं पढ़ोगे इसको, ना कि Z12 स्टार से पढ़ोगे, ना ही Z20 स्टार से पढ़ोगे। आप इनको पढ़ने वाले हो वो एलिमेंट्स है Z5 स्टार के अंदर जो 5 के साथ मतलब 5 का ऑपरेशन लगाया जाए, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, और उन 5 से छोटे नंबर्स और उनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए। इसको बोला जाता है U5। मतलब 5 से जितने भी छोटे नंबर्स हैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 में उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करे तो U5 होगा ना। UN क्या था? UN वो सारे नंबर्स थे जो 5 के साथ GCD 1 दें। तो Z12 स्टार में भी तो वही नंबर्स आ रहे हैं जो इसके साथ GCD 1 दें, क्योंकि अगर ये GCD 1 नहीं देंगे तो 1/5 कभी बिलोंग ही नहीं करेगा Z12 से। समझ रहे हो? वही कंसेप्ट उठ उठ के आ रहे हैं जो हम पहले दिन से कर रहे हैं कि 1/5 यानी 5 का इन्वर्स कब बिलोंग करेगा Z12 से? इफ़ एंड ओनली 5 और 12 का GCD 1 को डिवाइड करे, यानी न्यूमरेटर को डिवाइड करे, मतलब 1 ही हो जाए। सिंपल सी बात है ना। तो J12 स्टार निकल गया मैम। Z12 मैम स्टार J12 स्टार में एक खास बात है कि हर एक एलिमेंट उस मतलब सेल्फ इनवर्स। हाँ, सेल्फ इन्वर्स है बिल्कुल। अभी इन्वर्स की भी बात करेंगे हम, ऑर्डर की बात करेंगे, पर ऐसे घबराओ मत। मतलब दूसरे को घबरवाओ मत जिसने ग्रुप थ्योरी नहीं किया है। वो आगे पढ़ सॉरी के मैम। आया है, आज मैम पढ़ के आया है। हाँ, वो लगता है मैम पढ़ के आया होगा ना। जैसे नहीं मैम भी जैसे पढ़ा। अभी आपने ये वाला कंसेप्ट लगा दिया ना 1/5 का, मतलब ये याद तब तो आ गया, लेकिन हाँ, जैसे अभी निकाल रहे थे ना सारे, तो मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कैसे निकालना है। अब क्लियर जब हुआ तो जीसीडी नहीं? आपने, हाँ अब हो गया। तो फिर ये ऐसे तो बहुत ज्यादा इसमें सोचना पड़ जाएगा। स्पीड से कैसे निकालेंगे फिर हम? जिनका वो GCD 1 है मेरे को 12 भी के साथ आया। सोचना पड़ेगा इसका GCD 1 है कि नहीं, इसका 1 है कि नहीं, इतना तो सोचना ही पड़ेगा। जैसे 20 में आप निकाल रहे हो तो 20 में 1 देखा, 1 का 1 ही होता है। 2 देखा, नहीं आएगा। 3 देखा, नहीं आए, सॉरी आ जाएगा। 4 देखा, वन नहीं आएगा। 5 नहीं आएगा। 6 नहीं आएगा। 7 आएगा। 8 9 9 आएगा। ऑड वाले तो आ ही जाएंगे ना इसके साथ। इतना दिमाग लगाओ कि 20 के साथ तो ऑड वाले आ ही जाएंगे, तो इवन वाले यस बिल्कुल भी मैम। नहीं आएंगे। मतलब ऑड वाले भी वही आएंगे, वो आपको देखने पड़ेंगे। जैसे 15 नहीं आएगा, तो ये सोच के चलो जो नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? इवन नहीं आ सकते, इवन्स को हटाना ही है हमें। तो 9 से सीधे 11 पे जंप करके 11 को चेक करूँगी मैं। अब 11 प्राइम है तो फिर उसमें सोचना ही क्या है। 13 हो गया। 15 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 15 का 5 और 20 का 5 ये दोनों कॉमन है।
17, 19 ये सब आ जाएंगे। इतना तो सोचना ही पड़ेगा। अब आपसे Z20 का वो क्या बोला मैनक ने? Z20 में हर एक एलिमेंट उसका Z12 इनवर्स होगा। वो 12 में, ओ सॉरी 20 में सुन लिया था। 20 में तो ज्यादा ही हो गया। तो Z12 मैम क्या ये बोले? हाँ बोलो। जीसीडी वाला एक और बताना। देखो इसको हम बोल रहे हैं U12 और इसको क्या बोल रहे हैं U20। Z12 स्टार या Z20 स्टार नहीं बोलना है आपको, ये याद रखना। अगर प्राइम की बात हो रही है, अगर प्राइम पूछा जा रहा है आपसे कि ये बता दो Z41 क्या आएगा, Z41 स्टार, तो आपको कुछ नहीं सोचना, तो सीधे 1 से लेकर 40 तक लिख देना है। लेकिन अगर प्राइम के अलावा बोल दिया Z42 स्टार, फिर आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा जिनका GCDs के साथ बना रहा है। 42 इवन है तो इवन तो आएंगे नहीं, ऑड ऑड्स को चेक कर लेना, और जिनका GCD 1 आए उनको इसके अंदर डालना होता है। अब वो GCD 1 वाली बात क्यों की गई? क्योंकि हम कह रहे हैं कि 3 का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, 3 बिलोंग करता है ना Z20 स्टार में, तो 3 का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा Z20 स्टार में, यानी कि U20 में। तो इसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा? मतलब 3 का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब 3 इंटू सम x इज इक्वल टू 1 आ जाए, यानी x इज इक्वल टू 1/3 हो जाए नॉर्मल लैंग्वेज में हमारी, यानी कि x इज इक्वल टू 1/3। और हम कहते हैं कि 1/3 इसका इन्वर्स बनेगा, यहाँ से x इज द इन्वर्स ऑफ जो भी है 3। तो 1/3 कब बिलोंग करता था Z20 से? जब 3 और n का जीसीडी जब 1 होगा। हाँ, ये Z20 से कब बिलोंग करता था? जब 3 और 20 का जो GCD है वो डिवाइड करता था 1 को। लेकिन 1 को कोई पॉजिटिव नंबर डिवाइड करेगा तो वो सिर्फ 1 ही हो सकता है, इसलिए हम डायरेक्टली ये बोल देते हैं 3 और 20 का GCD जब इक्वल टू 1 हो जाए। इसीलिए पुरानी बातें पढ़ना ज़रूरी है। नोट्स को शुरुआत से पढ़ो और कहीं डाउट आए तो आके डिस्कस करो। पुरानी बातें भूल जाओगे तो दिक्कत होगी। कंसेप्चुअल लेवल पे हमें क्लियर हो गया ना कि ये सब बातें क्यों हो रही हैं। तो इसीलिए हम U20 में या Z20 स्टार में वही एलिमेंट्स लेते हैं जिनका GCD 20 के साथ 1 हो। अदरवाइज उनका इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल 4 लिया जाए Z20 से, 4 एक एलिमेंट है Z20 का, लेकिन इसका GCD 20 के साथ 1 नहीं है, तो कौन सा ऐसा x मिलेगा सच दैट 4 इंटू एक्स 1 आ जाए? नहीं मिल पाएगा आपको। करके देख लो, सारे एलिमेंट्स उठा के देख लो। या फिर मैं और सिंपल एग्जांपल लूँ तो Z6 की बात कर लेते हैं। 4 बिलोंग्स टू Z6, क्या 1/4 बिलोंग्स टू Z6 है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 इंटू एक्स कभी 1 नहीं होगा। 4 इंटू 0 0 हो सकता है, ये 1 हो 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 8 मतलब 2, 4 3 जा 12 हो सकता है, यानी 0 0 4 2, यही रिपीट होते जाएंगे। तो ये कभी भी 1 नहीं आ सकता, ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब क्लियर है कि नहीं बताओ? यस मैम। तो अब Yes, ये ma'am. नोटेशंस को भूल जाना ज़रा। ये Z5 स्टार, Z20 स्टार, Z41 स्टार, हम ये डायरेक्टली ये नोटेशन यूज़ करेंगे, U5 U12 U20, इस टाइप की नोटेशन, यानी UN। ठीक है, लेकिन अभी हमने सिर्फ सेट देखा है, ये ग्रुप है कि नहीं है इसकी बात हम करते हैं अभी। कर ही लेते हैं डायरेक्टली कि हमें लग रहा है ये जैसा है। जैसे U5 की बात, U6 की बात की जाए, U6 निकालना ज़रा। U6 तो बहुत छोटा बन जाएगा। U8 निकालो ज़रा, उसकी टेबल बनाते हैं हम। 1 3 5 7 1357 1357, ज़रा इसकी टेबल कंस्ट्रक्ट कर दो जल्दी से। 1357 1357। क्या आ जाएगी? 1357 357 3 3 जा 9, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो चल रहा है 8, तो ये 1 आ जाएगा। 5 3 जा 15,
7 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 15 चीज यानी 1, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3175 5713। ठीक है, ये आ जाएगा। समझ गए? यस मैम। मैम एक बात बताओ, पैनिक वाली बात हो गई यहाँ पे, बोलो। मैम मान लो एक रो में 3 एलिमेंट का वो मल्टीप्लिकेशन जब टेबल वो कंपोजिशन टेबल बनाऊंगा मिल गया, ठीक है ना? तो लास्ट वाला तो मिल ही जाएगा। लास्ट वाला मान लो फर्स्ट रो में 1 3 5 आ गया, सॉरी फर्स्ट रो तो वही आएगा स्टैंडर्ड, तो सेकेंड रो को मान लो 3 1 7 आ गया, तो 5 लिख दो। चौथा ऐसे ही एलिमेंट ना? वही आएगा जो ग्रुप का है। हाँ वही मैम। तो किया हमने। ग्रुप वो इसलिए लिख पाए ना। यस सर, यू आर राइट। वो तो आ ही जाएगा ना। 3 आ गया, 1 आ गया, 7 आ गया। अब रिपीट तो होना नहीं है और आना उन्हीं में से है, तो 5 ही आएगा ना यहाँ पे। इसलिए मैंने इसी ट्रिक का यूज़ करके जल्दी एलिमेंट्स लिख दिया। ठीक है, तो इस ट्रिक का यूज़ करके आपको बनानी है ये टेबल। अब आगे से जब बनानी है, अभी तक तो आपने D4 में मेहनत की होगी काफ़ी, लेकिन अब टेबल कभी बनाओगे तो इसी ट्रिक का यूज़ करो। 3 आ गया, 1 आ गया, 7 आ गया, लास्ट कौन सा बचा? 5 बचा। आपने 3 रोज बना दी, लास्ट रो तो मैंने ऐसे ही लिख दी थी ऊपर वाली देख के। जो जो एलिमेंट्स ऊपर नहीं थे बस यहाँ पे लिखने थे, है ना? आपका Simple कितना observation। मतलब आप बहुत चालाक हो मैम। बस मैम एक बात बताओ, एक क्वेश्चन, सीरियस क्वेश्चन। हाँ, जल्दी यूएन हर एक एन के लिए ग्रुप होगा? UN यस। अभी हम देखेंगे होगा कि नहीं होगा, इसका प्रूफ देखेंगे हम, चिंता मत करो। अच्छा, इसको आप बाद बताओ, में ये ग्रुप आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो 1 आया तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग तो हमें 1 का इन्वर्स 1 मिल गया, और 3 का इन्वर्स 3 मिल गया, 5 का इन्वर्स 5 मिल गया, 7 का इन्वर्स 7 मिल गया। मतलब सेल्फ इन्वर्स मिल गया, एक दूसरे के खुद ही इन्वर्स हो रहे हैं। इनको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। इनका फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा है, अपने खुद के ही दोस्त हैं। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है इनकी फ्रेंडशिप में। खैर, तो हमने ये भी देख लिया, ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं कहीं बाहर के नहीं है, इन्वर्स मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रही है, सारा काम बढ़िया चल रहा है। तो ये क्या बन गया? इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8, ये क्या बन गया? एक ग्रुप बन गया। ठीक है, और ना सिर्फ U8 ग्रुप बनेगा, UN भी ग्रुप बन जाएगा। उसका हम देख लेते हैं क्यों बनेगा। ठीक है, ऑल चंगा? मैम हाँ, हमने ZN जो ग्रुप देखा था वो सिर्फ एडिशन के अंडर, मतलब अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है कि? हाँ, ZN सिर्फ अंडर एडिशन ग्रुप बनाएगा। जहाँ 0 है वहाँ गड़बड़ है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की अगर बात हो रही है, देखो कोई दुनिया का अलग सा ही ऑपरेशन डिफाइन करके आपको दे दे और उसके रिस्पेक्ट में ये ZN ग्रुप बना दे, तो फिर मैं गारंटी नहीं लूँगी इस बात की। लेकिन अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n की बात हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में तो नहीं बनाएगा ग्रुप, इसमें बना देगा। क्योंकि जब तक 0 है तब तक मल्टीप्लिकेशन सिंपल हो या मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n हो, ये कभी ग्रुप नहीं बना सकता। इसीलिए 0 को रिमूव किया जाता है और कुछ और बाधाओं को रिमूव किया जाता है। जैसे जिन एलिमेंट्स का इन्वर्स ना एग्जिस्ट कर रहा हो, उनको रिमूव कर दो ZN के अंदर से, तो ZN ग्रुप बना देगा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। यही है UN। UN का जो क्या कहें, UN की जो बर्थ हुई वो ZN से ही तो हुई। ZN में हमने वो एलिमेंट्स निकाल दिए जो दिक्कत कर रहे थे इन द सेंस जिनका GCD 1 नहीं आ रहा था इनके साथ, तो उनको निकाल दो, बन जाएगा ग्रुप। यही है मोटिवेशन UN को पढ़ने का। अच्छा मैम, जब हमने पढ़ा था ना वो UN को ना एज ए ग्रुप ही पढ़ा दिया गया। UN में कौन सा एलिमेंट आएगा ना, वो GCD जिसका 1 आएगा, क्यों आएगा, कैसे आ रहा है, ये मतलब मेरे भी आज भी डाउट था। मतलब जब आपने स्टार्ट नहीं किया था तब तक मेरे डाउट नहीं गया था, मैं बहुत ढूंढा पर नहीं मिला था वो वाला। चलो अब चला गया ना। हाँ मैम। ठीक है, तो अब तक हमने दो ही ग्रुप सीखे हैं ना, DN और UN, मतलब DN और ZN। DN ZN UN, हाँ मतलब मेन DN ZN ही सीखे।
अभी आप आज एक नया ग्रुप भी बताऊंगी, सिमेट्रिक ग्रुप, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स है ग्रुप थ्योरी में। ठीक है, हम जनरल लीनियर ग्रुप भी सीखे। जनरल लीनियर भी तो हाँ सीख चुके हैं, और सीखने को तो बहुत सारे सीख चुके हैं। आर स्टार, आर तो नंबर्स में, फील्ड्स में बहुत सारे सीख चुके हैं, पर ये हाँ कुछ अलग से 3-4 ही सीखे हैं अभी। और परमुटेशन ग्रुप भी देखेंगे अभी आज ही। ठीक है, जल्दी से इसका प्रूफ देख लो। अगर ए यूएन का एलिमेंट है, पहले तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी की ओर ध्यान देते हैं कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अगर ए यूएन का एलिमेंट है और बी भी यूएन का एलिमेंट है, तो ए के पास क्या खास होगा, ए इस रेंज के अंदर होगा, ए 1 से n के बीच का होगा, और ए और n का जीसीडी 1 होगा। और बी के साथ भी सेम चीज़ होगी, जीसीडी ऑफ, ये क्या लिख दिया मैंने, जीसीडी ऑफ बी और n भी 1 होगा। तो जो a इंटू बी है, मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है ना, तो इनका जो क्लोजर है वो क्या होगा, मतलब ए और बी का कंपोजिशन, यानी ए स्टार बी, यहाँ पे क्या होगा, ए इंटू बी ही होगा ना, मल्टीप्लिकेशन वाला ग्रुप है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है। खैर, तो ए इंटू बी 0 से लेकर n तक कोई भी नंबर आ सकता है। n आया तो 0 ही आ जाएगा, इसलिए मैं n के ऊपर स्ट्रिक्टली लेस लगा देती हूँ। ठीक है, 0 भी आ सकता है, और n से छोटा कोई भी नंबर आ सकता है, इनके बीच में कुछ भी आ सकता है ये। प्लस अगर a का जीसीडी n के साथ 1 है, b का जीसीडी n के मैम साथ, जीरो कैसे आएगा? अभी देखते हैं ना, 0 आएगा कि नहीं आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। आएगा तो गड़बड़ी होगी, अभी हम प्रूव कर देंगे कि नहीं आएगा। तो अगर एक कोई नंबर है a, उसका जीसीडी n के साथ 1 है, b का भी जीसीडी n के साथ 1 है, तो a b का जीसीडी, उनकी प्रोडक्ट का जीसीडी भी a के साथ n के साथ 1 ही होगा। ये आप ऑब्जर्वेशन से भी समझ सकते हो। वैसे जीसीडी पे बड़े रिजल्ट्स हैं, पर ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन के साथ देखा जा सकता है कि इनकी प्रोडक्ट का जीसीडी भी उसके साथ 1 ही होगा। जैसे 2 का जीसीडी किसके साथ 1 है, 9 के साथ। 5 का जीसीडी भी 9 के साथ 1 है, तो 10 का जीसीडी भी तो 9 के साथ 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 बातें देख लिए a इंटू बी के बारे में। अब हम ये कह रहे हैं कि जीसीडी ऑफ ए बी कॉमा n 1 होगा। लेट अगर ए बी 0 के बराबर आ गया तो क्या होगा, तब तो इसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा अगर ए बी इज इक्वल टू 0 हो गया। लेकिन अगर ए बी इज इक्वल टू 0 हो गया तो एक बार यहाँ पुट करके देखो उसको, ए बी को 0, जीसीडी निकालो, क्या आएगा। यहाँ पे ना un हमने लिया है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, u2 से स्टार्ट कर रहे हैं। u1 तो क्या ही होगा, 1 ही होगा ना, वो तो ग्रुप होता ही है। हम u2 और उससे आगे वालों का प्रूफ लिख रहे हैं। तो ज़रा देखो क्या निकल के आएगा जीसीडी, अगर ए बी 0 हो गया तो n आएगा। n आएगा। n का मतलब, चलो n का मतलब कुछ नहीं, n का मतलब ये कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना। अगर ए बी 0 हुआ तो जीसीडी ऑफ ए बी कॉमा n इज इक्वल टू n, आप लोग ही कह रहे हो, और n तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। और अभी ऊपर आप कह रहे थे कि ये जीसीडी हमेशा, चाहे ए बी 0 हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, जीसीडी तो हमेशा ही 1 आएगा, पर ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। इसका मतलब ए बी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 हुआ तो कॉन्ट्राडिक्शन आएगी। इसका मतलब ए बी को आप ऐसे लिखोगे कि ए बी इस रेंज में लाई कर रहा है और जीसीडी भी 1 दे रहा है, ए बी कॉमा n। इसका मतलब अब ए बी के पास पूरा हक हो गया यूएन में बिलोंग करने का, क्योंकि अगर वो 0 होता तो वो यूएन में बिलोंग नहीं कर सकता था, क्योंकि यूएन में बिलोंग करने के लिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इसीलिए मैंने जोर दे के उसको नॉन ज़ीरो प्रूव किया है। बात पल्ले पड़ी? मैम हम ऑब्जर्वेशन से नहीं बता सकते क्या कि ए बी जो है वो कभी भी मतलब 0 से बड़ा ही होगा, 0 तो नहीं हो सकता ना कभी। ऑब्जर्वेशन यानी नहीं मतलब मैम कौन से भी 2 एलिमेंट ले जेड से, सॉरी यूएन से, तो उनका प्रोडक्ट तो 0 नहीं आ सकता ना कभी। बात ठीक है आपकी, पर ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, प्रूफ होता है ना एक। मैम पता है हमें नहीं आएगा 0।
मैम ए बी इक्वल टू 0 लेट, इसके बाद से एक बार बता दो। मैंने कहा कि ए बी की रेंज ये है 0 से n तक। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, अप टू सो ऑन n-1 कुछ भी हो सकता है। दो नॉन ज़ीरो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 भी आ सकती है ना, कहने का मतलब ये। यस मैम। और इस प्रूफ से भी जा सकते हो आप। एक और प्रूफ मैं बता देती हूँ आपको, मेरे दिमाग में आया। a इंटू बी इज इक्वल टू 0 बोल रहे हो अगर आप, a नॉन ज़ीरो था, b नॉन ज़ीरो है, हमें पता है कि un के अंदर कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट नहीं होता, तो हम लेके चल रहे हैं कि लेट a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर a इंटू बी 0 आया तो हम कह सकते हैं, क्योंकि a का इन्वर्स उसी के अंदर था, ग्रुप है, मतलब इन ग्रुप ऑफ यूनिट्स लिया है ना आपने, ऐसा ग्रुप लिया है जिसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो a का इन्वर्स उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, तो a इन्वर्स ए बी 0 आ जाएगा। फिर ये एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड करेगा ही, क्योंकि ये नंबर्स हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं इन्वर्स a इंटू बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 0, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। ऐसे भी सोच सकते थे आप, समझ रहे हो। यस मैम। और दूसरा तरीका ये जो मैंने पहले कराया था कि हम अगर ए बी को 0 मान लें तो इसका जीसीडी जो निकलेगा 0 और n का जीसीडी, यानी ए बी कॉमा एन का जीसीडी, 0 और n का जीसीडी क्या होता है, किसी भी नंबर के साथ 0 का जीसीडी वही होता है, वही दूसरा नंबर उसका मॉड, तो n आ जाएगा। पर n तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, हमने यहाँ पे माना था 1 के लिए, तो ये ग्रुप होगा ही होगा, हमने n को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माना है। फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि जीसीडी तो हम ऊपर बोल रहे थे कि 1 आएगा ना, जीसीडी को तो हम ऑलरेडी यूनिवर्सली कह चुके थे कि a इंटू बी के लिए हमेशा ही 1 आएगा, और नीचे कह रहे हैं कि 2 या 2 से बड़ा आएगा, तो इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसीलिए ए बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसलिए 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा होगा। आप कैसे भी बोल दो, आप अपनी ऑब्जर्वेशन से बोल दो, बस एक थोड़ा सा एक प्रूफ वाला तरीका हो गया ये, और कुछ नहीं है, चाहे आप इस तरीके से बोल दो। ठीक है, इन्वर्स प्रॉपर्टी आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ यूनिट्स है, इसमें सबका इन्वर्स एग्जिस्ट करता ही है। ठीक है, यस मैम। चलो तो हाँ, एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। ग्रुप ले लो, ये एस ले लो, ये एस सेट फाइंड आउट करना है आपको। अभी हम डीएन को भी ग्रुप प्रूव करते हैं, तब आपको मजा आएगा डीएन पढ़ने में। मैम ऊपर का प्रूफ हो गया। ऊपर में क्या बचा था, देखो ये मैं क्लोजर बता रही थी, अच्छा क्लोजर ही थी ये। इन्वर्स मैंने कहा इसमें आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी के लिए पता है हमें 1 है एक ऐसा नंबर जो सबके साथ मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट में वही नंबर दे देता है। ठीक है, आइडेंटिटी इन्वर्स हो गए। एसोसिएटिव में नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, नंबर्स ही है ना यूएन के अंदर, तो एसोसिएटिविटी तो होल्ड हो ही जाएगी। ठीक है, बाकी सभी प्रॉपर्टीज ईजी थी, मैं बताना भूल गई। आ गया मैम, यस। बताओ एस। 9, 11, 19। ठीक है, देखते हैं। अभी भी नहीं हुआ, इसका मतलब समझ गया, समझ गया। क्या समझ गए? मेनक जी, हाँ मैम, वही आ रहा है। वो मेनक जी, ठीक है,
मीनाक्षी जी, बात नहीं करोगी मुझसे? बोलो बोलो। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो मुझ पर? यस मैम। सबका यही आ रहा है। और कुछ आ सकता है? हाँ एकता, अब बताओ। यस मैम। ठीक है ना? देखो है तो 1 × 1 भी 1 है, लेकिन उन्होंने क्या रखा था, x नॉट इक्वल टू 1, तो 1 को आप इस सेट में नहीं ले सकते थे। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना था। और बस x² = 1 आपको चेक करना था, मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको खुद से ही मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी यानी 1 मिल जाए। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इस सेट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस आप समझोगे जब हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको सब कुछ पता चल गया इस सेट के बारे में, इतना काफ़ी है। जब हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पढ़ लेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाएगी। अभी हम आते हैं DN इज अ ग्रुप। DN को हम चिल्ला चिल्ला के डीएन कह कैसा तो रहे ग्रुप है? हैं डीएन कैसा ग्रुप है? विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ, क्या बोलें, कंपोजिशन ऑफ रिफ्लेक्शन रोटेशन। कंपोजिशन ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रोटेशंस। तो DN की जनरल फॉर्म में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो इस तरीके से होती है, x⁻⁴ y⁻j मैम इसको डाइहेड्रल, मतलब डाइहेड्रल क्यों कहते हैं? ये तो बढ़िया सवाल है, नेट पे सर्च करना पड़ेगा। मैम लीनियर को लीनियर क्यों बोलते हैं? लाइन से रिलेट करता है ना, वो सिंगल लाइन, हाँ, ये लाइन भी इज बात। लीनियर, और लाइन प्लेन ऐसा ही तो होता है वो वाला। उसमें सब कुछ लीनियर होता है ना। आप उसमें एक x + by = ब्ला ब्ला ब्ला, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से ही तो बना है लीनियर अलजेब्रा। हाँ मैम। मतलब पहले तो इक्वेशंस को ही सॉल्व किया जाता था, लीनियर इक्वेशंस, फिर आगे चीज़ें बढ़ती जाती हैं तो फिर बदलती जाती हैं चीज़ें। डाइहेड्रल, डाई मतलब दो, हेड्रल हेड मतलब माथा छाता कुछ होगा। चलो देखेंगे इसके बारे में, अपनी क्यूरियोसिटी तो आप भी देखना। देखो ये क्या है, DN ग्रुप है। DN ग्रुप के अंदर ये किसको डिनोट कर रहा है, वाइज। एक बात मैं लिखना भूल गई, x² = e। ये एक्सेस किसको डिनोट कर रहे हैं और ये वाइज किसको डिनोट कर रहे हैं, भूल गए? मैम y तो रोटेशन को और x रिफ्लेक्शन को। जैसे x² = e दिखे, y² = e दिखे, z² = e दिखे, उसको बोल दो ये तो भाई रिफ्लेक्शन है। एक रिफ्लेक्शन ही ऐसी चीज़ है जिसको 2 बार अप्लाई कर दो, x × x आइडेंटिटी आ जाएगा। देखो ऊपर जैसा नहीं दिख रहा है, वहाँ पे भी x × x आइडेंटिटी आ रहा था, यहाँ पे भी x × x आइडेंटिटी है। अगर x × x आइडेंटिटी हो जाए, मतलब 2 बार कंपोज कर दो अगर x को, मतलब 2 बार पलट दो किसी चीज़ को, तो क्या मिल जाता है आपको, तो आपका भविष्य सुधर जाता है। अगर आप 2 बार एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो आपकी ज़िंदगी सुधर जाती है, फिर आपको स्कूल में जाना ही नहीं पड़ता, माँ बाप घर बिठा देते हैं। तो ये हो गया डाइहाइड्रल ग्रुप। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि एक ग्रुप है। अभी तक हम इसको सेट के नज़रिए से देख रहे थे, हम इसको ग्रुप प्रूव कर देते हैं जनरली। A और B अगर DN के एलिमेंट हैं तो A के पास क्या क्या चॉइसेस हैं, मतलब A क्या क्या हो सकता है, और B के पास क्या क्या चॉइसेस हैं। A या तो रोटेशन होगा, रोटेशन को मैं प्लस से डिनोट कर रही हूँ, या फिर रिफ्लेक्शन होगा, इसको मैं माइनस से डिनोट कर रही हूँ। B भी या प्लस होगा या माइनस होगा। तो एक रिफ्लेक्शन और रोटेशन को कंपोज करके आपको क्या मिलता है, आपने कल ही देखा था, अगर A रोटेशन हो गया और B भी रोटेशन हो गया तो इनको कंपोज करके आपको क्या मिलता है, A.B या जो भी बोल रहे हो आप कंपोजिशन ऑपरेशन को। ऑपरेशन यहाँ पीछे छुपा होता है। अब ये मत सोचना कि हम ये मल्टीप्लिकेशन में क्यों लिखते हैं ये कंपोजिशन ऑपरेशन को, ये इसलिए लिखा जाता है ताकि ये इतना ये निशान विशान लगाने से बचा जा सके।
और अगर अभी ए बी टाइप का कुछ भी एलिमेंट मिल जाए तो ये मत सोचना कि मल्टीप्लिकेशन है किसी भी ग्रुप में, उसके पीछे उसका अपना ऑपरेशन छिपा है। तो जनरली किसी ऑपरेशन को ए बी से डिनोट किया जाएगा, अभी ए स्क्वायर ए क्यूब करके डिनोट किया जाएगा, उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ओके हाँ, तो क्या कह रही थी मैं, ए बी यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा ना, रोटेशन आएगा। तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ये सारी जितने भी मिला के आप देखोगे, प्लस को प्लस के साथ, प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ, ये जो भी आएंगे, पहला रोटेशन आ जाएगा, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा रिफ्लेक्शन, चौथा रोटेशन आ जाएगा। इनको आप करके देखोगे तो रोटेशन या रिफ्लेक्शन ही आपको मिलेगा, और जितनी रोटेशन और रिफ्लेक्शन पॉसिबल थी वो अपने अपने सेट में ऑलरेडी डाल ही रखी थी। तो ए इंटू बी जो भी आने वाला है वो इन्हीं में से कुछ आने वाला है, रोटेशन या रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब ए इंटू बी कहाँ से होगा, वो भी डीएन से ही होगा। ए बी, ए इंटू बी नहीं, ए कंपोजिशन बी। ठीक है, क्लोजर हमेशा होल्ड करेगी कोई भी केस हो जाए। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, देखो कंपोजिशन की जब तक जहाँ तक बात होती है, कंपोजिशन मैप्स हमेशा एसोसिएटिव होते हैं। किसी भी प्रकार की कंपोजिशन होती है वो हमेशा एसोसिएटिव होती है, इंटू बी सी करो या ए बी इंटू सी करो, हमेशा एसोसिएटिव होती है। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए बी सी। आइडेंटिटी की जहाँ तक बात है तो इसमें आइडेंटिटी कौन सी होती है, क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है जो हर एक एलिमेंट से कंपोज करके आपको, R0 मैम। R0, इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं अपनी तरह की। मतलब R0 का मतलब क्या है प्रैक्टिकल सेंस में, इसका ये मतलब है हमने बिल्कुल ही छेड़छाड़ नहीं की फिगर के साथ, तो इसको R0 बोला जाता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है इसके अंदर। और इन्वर्स की जहाँ तक बात आती है, इन्वर्स कैसे निकाला जाए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई एलिमेंट लिया जाए डीएन का, तो या तो ये रिफ्लेक्शन होगा या ये रोटेशन होगा। अब अगर ये रिफ्लेक्शन हुआ तो मैंने क्या बताया है आपको रिफ्लेक्शन की बारे में, रिफ्लेक्शन कैसी होती है, ए किसी न किसी एक्स टाइप का होगा ना, एक्स जैसा दिखता होगा, सच दैट एक्स स्क्वायर इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल, जैसे हम एक बार पलट दें और दूसरी बार पलट दें। रिफ्लेक्शन को ऐसे समझो जैसे आप 2 बार एग्जाम में फेल हो गए और कोई बात नहीं, आपको घर पे बिठा दिया, तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब ये हो जाएगा। तो ए इस टाइप का होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ए इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी नहीं आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला ए का इन्वर्स ये वाला ए नहीं हो जाएगा, मतलब ये खुद का ही इन्वर्स नहीं हो गया, यानी ऐसे नहीं लिख सकते हम ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए। तो अगर रिफ्लेक्शन है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अभी मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी डीएन में, आपको मज़ा आएगा फिर देख के वहाँ पे। ये रिफ्लेक्शन बड़े काम की चीज़ है। ये क्लियर हो गया? यस मैम। देखो अब रोटेशन हुआ तो क्या होगा, रोटेशन हुआ तो ए किसी न किसी वाई की पावर टाइप का होगा ना, वाई की पावर कुछ आर टाइप का होगा, क्योंकि रोटेशंस देखो ऊपर जाके कैसी थी। मैं चाहे तो उसको और भी नोटेशन में ले सकती हूँ, पर ये वाई में था ना ऊपर, इसलिए मैंने वाई में ही ले लिया। रोटेशंस केवल और केवल वाई की पावर में थी, रिफ्लेक्शन तो फिर भी अजीब दिखती थी, एक्स वाई क्यूब, ये भी थी रिफ्लेक्शन। अभी आपके दिमाग में कुछ एक्स वाई क्यूब के रिगार्डिंग सवाल उठ रहे होंगे, उसको भी मैं अभी सॉल्व कर दूंगी। आपको लग रहा होगा कि रिफ्लेक्शन शायद मैंने कंप्लीट नहीं कराई है, उनको भी अभी हम हैंडल कर लेंगे। तो अगर वो रोटेशन हुआ तो इस शक्ल का होगा, और अगर इस शक्ल का होगा तो हम जानते हैं कि y की पावर n आइडेंटिटी, ये बात तो पक्की है, और यहाँ पे r कुछ ना कुछ n से छोटा होगा, 0 से लेकर n, मतलब इतना ही लिख लो, n से छोटा या बराबर होगा। तो हमें ये पता है कि y की पावर r को अगर y की पावर n माइनस r से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा। इसी बात को मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब ये तो a था, तो a का इन्वर्स आपको क्या मिला, ये मिल गया ना, y की पावर n माइनस आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ a इन्वर्स किस टाइप का हुआ, y की पावर n माइनस आर, तो इस केस में भी इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। यानी अगर D4 में कोई आपसे पूछे कि y क्यूब का इन्वर्स क्या होगा, तो आप यही बोलोगे ना
कि वाई क्यूब को वाई से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा। ये लो, हमने दे दिया आपको इन्वर्स। अभी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाती हूँ। ये प्रूफ बताओ क्लियर है? यस मैम। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, जैसे D4 के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं हम। D4 में कौन कौन से एलिमेंट्स थे? आर नॉट वार नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, और वो लिख भी दे तो भी आप बता दोगे। चलो हम आर नॉट वाली टर्म्स में भी लिख लेते हैं इसको। और क्या क्या था? HVD-D जो भी थे। और यहाँ पे D4 दूसरे तरीके से XY के टर्म्स में कैसे लिखते थे हम? EY Y² Y³। इसको हम बोल देते हैं XY XY² XY³। अब आप कहोगे कि हाँ ये तो रोटेशंस हैं और ये वाली तो रिफ्लेक्शंस हैं। अगर मैं पूछूं कि XY का इन्वर्स क्या होगा तो आप क्या बताओगे? चलो XY का मत बताओ, H का इन्वर्स क्या होगा? H का इन्वर्स H ही होगा, ये जानते हो आप। D का इन्वर्स D। R90 का इन्वर्स और R270 का भी R90 का Y²। R वाली टर्म्स में बताओ। R270। R270। और इसका R90। 90। मतलब इनका सम जब आप देखोगे ना, 90 को किस में ऐड करेंगे, 360 आ जाए या 0 आ जाए, तो बस उसी तरीके से आप देख सकते हो। तो अब मेन बात पे आते हैं कि अगर XY का इन्वर्स निकालना होगा तो क्या होगा। अब मैंने तो कहा था कि XY रिफ्लेक्शन है, तो इसका इन्वर्स यही होना चाहिए। बिल्कुल यही होगा। अब करके देख लो, XY को XY से मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आएगा। एक रूल जानते हैं, XY इज इक्वल्स टू Y इनवर्स X। इसी रूल को लेकर सॉल्व करते हैं। ये आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है ना। XY का इन्वर्स हम XY बोल रहे हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आनी चाहिए ना। देखते हैं एक बार इसको सॉल्व करके। XY इस वाले XY को Y इनवर्स X लिख दो। XY Y इनवर्स X। ये क्या आ गया? ये तो आइडेंटिटी बन गया बीच वाला, तो ये क्या बन गया? X इंटू X। ये हो गया X² विच इज आइडेंटिटी। बताओ। यस मैम। ठीक ठाक। हाँ मैम। अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा होगा। अब देखो XY² का इन्वर्स क्या होगा। सोचना तो आपको है ही नहीं, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है तो इसका इन्वर्स यही होगा। तो मतलब इसका इन्वर्स XY² ही होगा। जरा सॉल्व कर देख के देखो, XY² इंटू XY² की आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा। किसी पे भरोसा मत करो, सॉल्व करके देखो। हाँ मैम, आ रहा है। इसमें भी आपने वही काम किया होगा जो आपने सिखाया वही किया। कर लो, सॉल्व कर लो सभी, किसी ने नहीं किया अगर। कर लिया था। यस मैम, आइडेंटिटी आ रहा। बताओ ज्ञानेश। प्राची तो है नहीं ना क्लास में? कर रहा हूँ। हाँ कर लो। मैम, अगर गूगल मीट का क्लास में वो माइक ऑन ऑफ वाला सिस्टम ना होता या वीडियो ऑन ऑफ वाला सिस्टम ना होता तो क्या होता? तो या तो वो सब कुछ हमेशा लिख कर बताना पड़ता है। क्या बोला? लिख कर बताना पड़ता सब कुछ, और वो पॉसिबल नहीं हो पाता फिर। नहीं, मतलब ऑन ही करना, मतलब ऑन ही रहता, मतलब ऑफ करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। देखो वीडियो का तो चल जाता और ये माइक का तो चल ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं था।
उससे ज्यादा पोजीशन ही मैं मेरा यूनिवर्सिटी क्लास का होता मैम। ये फ्री में मेरा प्रेजेंट लेना, अटेंडेंस देना बहुत भारी पड़ जाता है। वही तो बात है। हो गए हो गया नैनिश, क्लियर हुआ? इसमें ठीक है, तो अब आपको मजा आया होगा कि इसका इन्वर्स हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हमें लग रहा था बड़ा मेहनत का काम है, नहीं बिल्कुल मेहनत का काम नहीं है। 4 उधर पड़े, 4 उधर पड़े, इन्वर्स निकाल दो। वो रिलेशन ज्यादा कम में आ रहा है अभी। कौन सा? वो x y इक्वल टू y इनवर्स y इक्वल टू y इनवर्स हाँ, वो रिलेशन बहुत यूजफुल है। ऐसे आप मल्टीप्लाई कर करके देखते रहो हर चीज़ को, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, कुछ भी उठा लो, उनको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स वाई को वाई से कर लो, कुछ भी कर लो मल्टीप्लाई, तो आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए कह रही हूँ मैं कि आप मतलब ये कंपोजिशन लगा लगा के देखते रहो उस रिलेशन से। तो ये सारा मैथमेटिकल एक्स वाई में करने का फ़ायदा यही है, ताकि हम कैलकुलेशंस कर पाएँ, और कुछ नहीं। मैथमेटिकली डायग्राम्स तो हमें बहुत पता है, ग्राफ तो हमें बहुत पता है, सब चीज़ें हमें पता है, लेकिन इक्वली पेन चलाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में। यही पेन चला चला के रामानुजम लंदन पहुंच गए थे, है ना? देखी होगी मूवी सबने, मैन हू नो इन्फिनिटी। मैन हू न्यू इन्फिनिटी। उसमें काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है, क्योंकि हम बुक तो पढ़ते नहीं है तो मूवी देख ली जाए, इंटरेस्टिंग। वो मैना का दोस्त था पिछले जन्म में रामानुजन। कहीं मैंने की तो नहीं था? वही मतलब कॉन्फ्यूजन है। मतलब लिमिट क्रॉस हो जा रहा है। क्यों तुमको गुस्सा क्यों आ रहा है मेरे ऊपर? तुम तो चाट रहे हो, साथ में मैम को भी ले रहा हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा एक भी शब्द नहीं बोला जिसमें मैम का अपमान हो। मैं बताऊं? नहीं, वो कह रहा दिमाग चाट रहे मैम का। अच्छा अच्छा, वो तो है मैम। नहीं वैसे मैम कौन सी मूवी है? द मैन हू न्यू इन्फिनिटी हॉलीवुड की मूवी है। इंडियन मूवी तो कभी बनी नहीं रामानुजन पे, हॉलीवुड की मूवी है, देखना कभी, अच्छी मूवी है। मैथमेटिशियंस को देखने में मज़ा आता है उस मूवी को ज़्यादा, और जो नॉन मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने भी देखी, बहुत बढ़िया मूवी है। मुझे लगता है 2014-15 में आई होगी। वो मूवी ऐसी है जो सबको ही देखनी चाहिए, रामानुजम की लाइफ के बारे में, बहुत अच्छी मूवी है। और एक्चुअली बॉलीवुड में कैसा मूवी बनेगा? दबंग 2, दबंग 3, जिसका कोई मतलब नहीं है, हाथ के मतलब ट्रैक्टर तोड़ दे रहा है। नहीं नहीं, बॉलीवुड में भी एक सुंदर मूवी आया है, वो अनंत कुमार वाला। हाँ वो तो दो एक पीस ही होता है। देखो ठीक है चलो, लेकिन वो मसाला मिर्च तो लगा ही देते हैं हर चीज़ में। लेकिन हाँ चलो, बनाई तो एटलीस्ट कुछ तो अच्छा किया। थोड़ा बहुत एथलीट्स पे आ जाती है, और 4-5 मूवीज क्रिकेटर पे आ जाती हैं। हाँ मैम। ऐसे इन टॉपिक्स पे, मैथमेटिशियंस पे। और मैम ये वैसा मैम हॉलीवुड में वैसा मूवी और भी मतलब बहुत है, बहुत है। साइंटिस्ट के लाइफ इंक्लूडेड मूवी। और आइंस्टाइन एंड एडिंगटन, वो भी बहुत प्यारा मूवी है। द जीनियस है, एलन ट्यूरिंग का है। बहुत सारी मूवीज है वहाँ पे। ये है, खराब मूवीज भी आती हैं और अच्छी मूवीज भी आती हैं। यहाँ पे ये है कि बहुत रेयरली अच्छी मूवीज बनती हैं, और बनती पर भी बंगाली में आजकल थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा मतलब मूवीज बनने लगी है। रुको रुको, बंगाली की मूवी का नाम ही मत लो। चलो ये क्वेश्चन करो, जल्दी से सॉल्व करो, और मैं होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। मैम आपने इमिटेशन गेम देखा हो? द इमिटेशन गेम। वीडियो गेम? अच्छा नहीं नहीं मैम, मूवी। इमिटेशन गेम देखी तो नहीं है मैम ये बहुत अच्छी मूवी है। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मतलब वो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम एलन ट्यूरिंग था। अच्छा। और ये कोड क्रैकिंग मूवी है, बहुत अच्छा है मैम। सच्ची कहानी है या हाँ मैम, सच्ची कहानी। अच्छा चलो देखेंगे कभी, अभी टाइम लगेगा तो। अच्छी मूवी है तो।
एक्चुअली मूवीज में बहुत कम देखती हूँ ना। मैम वो एनक्रिप्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके ऊपर बना हुआ है। किसका? एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सीएस में। अच्छा, फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करना है, और ये जो तीनों नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपको घर से करके लाने हैं। रुकॉइड का नाम सुना है क्या किसी ने? हाँ मैम, क्या होता है? वो पहला दो कंडीशन होल्ड कर जाता है। नहीं, उसको सेमी ग्रुप कहते हैं। तो पहला तीन पहली नहीं पहला वाला ठीक है, करो क्वेश्चन। पहले वाला ग्रुपोइड, उसके बाद सेमी ग्रुप, उसके बाद मोनोइड, उसके बाद ग्रुप। यस, बीच में और भी एक और कौन सा? मैंने भी 4 ही पढ़े। मैंने देखा था वो क्वासी ग्रुप। वो तो स्पेशल एक क्राइटेरिया हो गया कंडीशंस में, तो शायद इसी को बोलते हैं। एक सेकंड रुको, सुना तो मैंने भी है लेकिन मैम वो पहले वाला वो ग्रुप बनेगा। अच्छा ठीक है, उसमें फिर आपने ग्रुप बनाया है तो आइडेंटिटी और इनवर्स के साथ तैयार रहो, जब मैं पूछूंगी बताना। इसके लिए गैलियन रेकमेंड कर रही हूँ मैं बड़े दिनों से, 2-3 दिन से बताना चाहती हूँ। गैलियन इनफ है, आप थ्योरी उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं, क्वेश्चंस लगाओ गैलियन के, ठीक है। गैलियन से ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है आपको भी। मैम वो गैलियन वाला एक्सरसाइज करना है। हाँ, गैलियन की एक्सरसाइज करो, बहुत ज़्यादा प्रूफ टाइप की हो तो वो छोड़ सकते हो, बाकी सारी एक्सरसाइज आप करो सॉल्व। और गैलियन का पीडीएफ मैं आपको शेयर कर देती हूँ। हाँ मैम, वो ड्राइव में आप अपलोड कर देना। वो मेरे पास भी है, आपके पास भी होगा। मैनाक तुम कौन सा बुक पढ़ते हो, आप बताओ। इसके मापा मैम मैं आगे तो एक्स मापा ही पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैम का नोट ही मतलब आज तक मैम का नोट ही किया था और कुछ भी नहीं ग्रुप में। हाँ मैम, वो मेरे को लगता है वो काफी है थ्योरी के लिए। ग्रुप करने के लिए वो काफ़ी है, थ्योरी काफ़ी है उसकी। क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, क्वेश्चंस के लिए अभी मैं असाइनमेंट भी दे दूंगी 1-2 दिन में। बाकी अभी आप 21 को आपका टेस्ट है, उस पर भी फोकस करो। कौन सा वाला मैम? क्या कौन सा वाला? वो ग्रुप के लिए काफी है बोला ना मैम। मैम का नोट जो ड्राइव में हैंड रिटन अपलोड करता है ना मैम, वो तो मतलब पर डे करते हैं, मतलब एक साथ तो नहीं है। मतलब हैंड रिटन नोट्स तो मतलब
5 या 6 लेक्चर की अब तक है शायद। जितना पढ़ा हाँ रही तो उतना ही है, उससे उतना आगे ही तो है जितना मैम पढ़ा रही। उससे आगे समझ नहीं गया पढ़ाओगे। समझ गया। हाँ समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो समझाना पड़ता। हम गैलियन में सब क्वेश्चंस मतलब जो एक्सरसाइज है उसमें सब क्वेश्चंस तो शो दैट वाले ही होंगे जो प्रूफ्स करने होंगे उसमें। हाँ कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ शो दैट वाले होते हैं, मतलब बढ़िया क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर। अगर कोई बच्चा गैलियन कर लेता है ना, गैलियन की एक्सरसाइज कर लेता है तो अच्छा स्कोर कर लेगा ग्रुप में, मतलब उसका ग्रुप पूरा समझो। किसके अंदर? आपकी जैम के एग्जाम के अंदर। ठीक है। वो तो बहुत बड़ी होगी बुक। हाँ मैम वो थ्योरी मतलब बहुत थ्योरी है उसमें। उसमें तो रिंग भी दे रखा है, फील्ड भी दे रखा है, काफ़ी कुछ दे रखा है, लेकिन आपको सिर्फ एक्सरसाइज देखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना उसमें। ठीक है मैम। ठीक है, थ्योरी तो मैं करा ही रही हूँ। क्लोजर, एसोसिएटिविटी, असाइनमेंट्स खैर मैं दूंगी, पर उसको साथ साथ करते रहो, मेरे कहने का ये मतलब है। ओके मैम। क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आपका मतलब आइडेंटिटी। है वो गैलियन का बुक का एक्सरसाइज करना होगा। हम्म। अच्छा समझ गया। देखो ग्रुपॉइड में तो सिर्फ क्लोजर होल्ड करती है, सेमी ग्रुप हो गया तो क्लोजर और एसोसिएटिविटी, मोनोइड हो गया तो क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, और ग्रुप हो गया तो चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। तो ये बस आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। बताओ ये सबका ग्रुप आ रहा है या किसी का नहीं भी आ रहा? मैम वो तो ग्रुप आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आ रहा है मैम। इसकी वो क्या निकलेगी, आइडेंटिटी और इनवर्स? आइडेंटिटी तो मेरा 5 आया 5। आइडेंटिटी 5 आया, ठीक है। इनवर्स? इनवर्स 25/a, a का हाँ इनवर्स मैम। 25/a। 25/a, ठीक है। बिल्कुल ठीक किया है आपने। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपको ट्राई करने हैं और कल पूछे जाएंगे आपसे। अब आती है एक टर्म ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, जिसको मैं कई दिनों से यूज़ कर रही हूँ, पर फॉर्मल डेफिनेशन अब देखते हैं। देखो ग्रुप चाहे इनफाइनाइट एलिमेंट्स का हो चाहे फाइनाइट एलिमेंट्स का हो, यानी ग्रुप में जो जी होता है इस सेट के अंदर चाहे फाइनाइट एलिमेंट्स हो या इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, जितने भी एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके क्या कहलाते हैं? ऑर्डर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे तो हम उस ग्रुप को कहेंगे इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इनफाइनाइट। इस केस में ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इनफाइनाइट बोला जाएगा। बस इतना ही बोला जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब उसके अंदर काउंटेबल एलिमेंट है, इनकाउंटेबल है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट। फाइनाइट के अंदर फिर आप बता सकते हो कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप इन पर्टिकुलर क्या है। कोई के नंबर हो सकता है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अब बात आती है कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं फाइनाइट और इनफाइनाइट के ग्रुप के मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप मुझे ही बता दोगे कि इनफाइनाइट ग्रुप का एग्जाम्पल दो और फाइनाइट ग्रुप का एग्जाम्पल दो। 2 3 इकट्ठे दे दो, क्योंकि आपने बहुत सारे ग्रुप्स पढ़ लिए हैं। R प्लस R माइनस 0 डॉट Q प्लस Q माइनस 0 डॉट, ये हो गया ये सब इनफाइनाइट ऑर्डर। ये सब इनफाइनाइट के एग्जाम्पल हैं। तो फाइनाइट की कोई बताएं? मैम D4 होगा। D4 होगा, D4 ZN, Z1 होगा। ZN, इवन होगा। ये भी पढ़ोगे आप आगे जाके, SN। SN। ठीक है, आगे और एक खास ग्रुप है, क्या बोलते हैं उसका नाम भूल गया। UN। वो चार चार एलिमेंट वाला ग्रुप। 1 किलिंग्स -1। केलिंस 4 भी है। बस ज़्यादा आगे मत जाओ, हमें पता है आप इंटेलिजेंट हो। नहीं मैम ऐसा मत बोलो। ऑर्डर ऑफ जितना कराया गया है क्लास में उतना ही करो ना, बाकी बच्चे भी हैं। वैसे तो 4 में से 3 नया ग्रुप पढ़ ही रखा है, लेकिन तो आपने एसएन क्यों बोला? एसएन तो आपने भी नहीं पढ़ा यार। तो ना मैंने इस पर मोटिवेशन दिया ना कि मैं इसको पढ़ाऊंगी, चिंता मत करो। तो आप वो भी पढ़ाओगे? A4 आपको छोड़ने वाला तो हो नहीं। वो भी कराऊंगी, लेकिन क्या पता भाई। इसका मतलब सिमेट्रिक है क्या? हाँ, इसका मतलब सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर देखो नैनेज ने भी पढ़ लिया। ऑर्डर एन नहीं, मतलब ऑर्डर एन फैक्टोरियल है, खैर उसकी बात हम करेंगे। ज्ञानेश ने सब कुछ पढ़ रखा है। हाँ देखो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, कोई भी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट स्मॉल जी का अगर हमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालना है, मतलब स्मॉल जी बिलोंग्स टू जी, इसका ऑर्डर निकालना है, तो इसका ऑर्डर होगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that g raised to n is equal to e। इंडेक्स ऑफ निलपोटेंस, निलपोटेंट मैट्रिक्स याद होगा सबको, इंडेक्स यस क्या मैम। होता है निलपोटेंट मैट्रिक्स का, वो सबसे छोटा नंबर जो a की पावर में लेकर हम आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स ला पाए। तो सिमिलर वे में यहाँ पे भी वो सबसे छोटी पावर, सबसे छोटा इंटीजर, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसको एलिमेंट की पावर करें और वो आइडेंटिटी मिल जाए। जैसे कि एक्स वाई एक एलिमेंट है D4 का, इसका ऑर्डर क्या था, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी था ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन था, मैंने अभी पढ़ाया है आपको। तो ये यस मैम। रिफ्लेक्शन था, इसका स्क्वायर आइडेंटिटी था, मतलब ये एक दो ऑर्डर का एलिमेंट कहलाएगा, क्योंकि एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। सबसे पहले एक ऑर्डर का एलिमेंट तो ये है नहीं, क्योंकि एक्स वाई की पावर 1 आइडेंटिटी नहीं है, एक्स वाई की पावर 2 आइडेंटिटी है, एक्स वाई की पावर 3 आप देखोगे क्या ये आइडेंटिटी आएगा, ये खैर आइडेंटिटी नहीं आएगा, लेकिन एक्स वाई की पावर 4 आइडेंटिटी आएगा। तो क्या 4 ऑर्डर होगा इसका या 2 ऑर्डर होगा, 2। मैम स्मॉलेस्ट जो कहा गया तो 2 ही होगा। यानी 2 पावर करने पर जब आइडेंटिटी आ रहा है तो 4 को इसका ऑर्डर नहीं बोला जाएगा, 4 पे आएगा आइडेंटिटी ठीक है, लेकिन इसका ऑर्डर बोला जाएगा 2। ये होता है ऑर्डर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन अगर इनफाइनाइट ग्रुप है या ऐसा ग्रुप है जिसमें पावर n करने पर हमें, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट है जिसकी कोई पावर मिल ही नहीं रही कि हम n पावर कर दें और आइडेंटिटी मिल जाए। n पावर का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे g इंटू जी हो रहा है, वही वाली बात हो गई, ये g स्टार कंपोजिशन n टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये स्टार कंपोजिशन है, ये याद रखना है। g की पावर n का मतलब ये मत समझना कि 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मतलब इन जनरल ये जनरली एक स्टार कंपोजिशन है, कोई भी जनरल कंपोजिशन हो सकती है, n टाइम्स किसी एलिमेंट g को अपने ऊपर ही कंपोज कर दिया बार 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 बार, और हमें आइडेंटिटी मिल जाए तो हम उसको ऑर्डर बोल देंगे। तो ये वो वाली कंपोजिशन है, मल्टीप्लिकेशन में मत लेना। जैसे कि एडिशन के रिस्पेक्ट में कोई ग्रुप है तो हम क्या करेंगे, g प्लस g, उसको भी इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। कितने टाइम्स करेंगे, n टाइम्स, अगर उसका ऑर्डर n है, और हमें रिजल्टेंट एक एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी, मान लो वो 0 है तो हम ऐसे लिख देंगे, तो हम ये लिख सकते हैं ना ng इज इक्वल टू 0, तो उस केस में इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन होगी, लेकिन उसको भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही जनरल वे में यूज़ किया जाता है। कभी इस चीज़ से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे इन्होंने मल्टीप्लिकेशन टाइप का ये एक्सपोनेंट क्यों बना दिया, दिस इज़ नॉट एक्सपोनेंट। नोटेशन से हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरी? नोटेशंस हमारे दिमाग में शुरू से क्लियर रहनी चाहिए। तो ये बात, एक बार स्क्रॉल अप कीजिए ना, आपने जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था उस पे स्क्रीनशॉट ले लो। ये यस हो गया। अच्छा, इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप हो जाए या कोई इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप के केस में ऐसा होगा, क्योंकि फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप के केस में आपको हमेशा n मिलेगा सच दैट g की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। फाइनाइट ग्रुप के केस में ऐसा नहीं होगा कि हमें कोई n एग्जिस्ट करता ना मिले, लेकिन इनफाइनाइट ग्रुप के केस में ऐसा हो सकता है कि कोई n एग्जिस्ट ना करे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी n, ठीक है। तो उस केस में ऑर्डर ऑफ g इज इनफाइनाइट ये बोला जाएगा, क्योंकि अगर आपको g की पावर n कुछ फाइनाइट नंबर मिल जाता सच दैट वो आइडेंटिटी आ जाता, तब तो फाइनाइट ही बोलते हैं आप उसको। लेकिन अगर ऐसा कोई n नहीं मिल रहा जो फाइनाइट टाइम्स ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आ जाए, तो आप बोलोगे ऑर्डर ऑफ g इज इनफाइनाइट इन दैट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल r स्टार इज अ ग्रुप, r स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसके अंदर 2 का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ 2, मतलब 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए कि आपको
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए यानी 1। मैम ऐसे तो कोई मतलब नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। 2 को आप मल्टीप्लाई करते जाओगे बढ़ता जाएगा नंबर, वो कभी 1 पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अपनी पुरानी मल्टीप्लिकेशन है, याद रखना, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन आर स्टार में हो रही है ना, तो 2 को मल्टीप्लाई कर करके आप 1 तो कभी ला ही नहीं सकते। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ 2 इज इन्फिनिट। अच्छा, -1 का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ -1 इन आर स्टार 2। टू आएगा। स्क्वायर करेंगे यानी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिलती है विच इज़ 1। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। यानी इससे हमें एक और बात समझ में आएगी कि इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप में भी फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप है तो किसी एलिमेंट के पास कोई वो फाइनाइट एन मिलेगा ही नहीं, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव की आइडेंटिटी आ जाए उसको ऑपरेट करने से। ठीक है, -1 टाइप के एलिमेंट्स भी मिलेंगे विच इज़ फाइनाइट ऑर्डर, और 2 टाइप के एलिमेंट्स भी मिलेंगे विच इज़ इनफाइनाइट ऑर्डर। आइडेंटिटी एलिमेंट के ऑर्डर 1 ही होगा क्या? आइडेंटिटी का एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होगा, क्योंकि आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी की पावर 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा ना। ठीक है, हाँ मैम। ओके मैम। आर स्टार के पास कितने फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं, आर स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन के पास? 2 एलिमेंट्स। कौन कौन से? 1 and -1। सी स्टार मल्टीप्लिकेशन के पास 4 एलिमेंट्स। हाँ 4 हाँ 4 आएगा, 4 आएगा। पढ़ाई में ध्यान दो, ये इधर उधर की बातों में ध्यान रहता है आपका। ओमेगा भी तो आएगा, 4 तो कैसे बताते रहे हो आप? इनफाइनाइट आएगा। हाँ इनफाइनाइट आएगा बिल्कुल। देखो मैम, मैं पागल थोड़ा सा हूँ, उतना भी ज्यादा नहीं मैम। बिल्कुल, फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी, सेकंड रूट ऑफ यूनिटी, थर्ड रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा स्क्वायर, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये सभी फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं जो फाइनाइट ऑर्डर के हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स भी आपको मिल सकते हैं जो फाइनाइट ऑर्डर के हों, ये भी बात है। ऐसा नहीं कि फाइनाइट तक ही सीमित है। नए नए एग्जाम्पल से आपको नई नई बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, सी स्टार में फिर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है ना? सी स्टार में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ही होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई ऑर्डर पे बेसिक बातें। U15 में थोड़ा सा वैसे चलो नोट से पढ़ लेना, बहुत बेसिक सी बात है। U15 सेट बनाओ, ग्रुप बनाओ, इसके सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड आउट करो। जैसे कि U15 का एक एलिमेंट का एग्जांपल मैं लेती हूँ, जैसे कि 7 बिलोंग्स करता है U15 में। अब इसका ऑर्डर कैसे निकालें? बिल्कुल सिंपल तरीका है निकालने का। क्या 7 इज इक्वल टू 1 है? नहीं, तो इसका मतलब 7 का ऑर्डर 1 तो नहीं है। क्या 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है? चेक कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर आएगा 49, मॉड्यूलो 15 करना है आपको उसको। क्या आ जाएगा? 4 आएगा ना। ऐसे लिख देती हूँ 4। ठीक है, 7 का क्यूब क्या आएगा? अब 7 क्यूब निकालना है आपको, वो क्या आ जाएगा? 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 7 को 7 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो। अब 7 इंटू 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर तो 4 है, तो 7 इंटू 4, 7 4 जो 28, और ये आ जाएगा 13। ठीक है, 7 क्यूब 13 आ गया ना। ये भी 1 के बराबर नहीं आया, ये भी 1 के बराबर नहीं आया। देखते हैं कब आता है 1 के बराबर। 7 की पावर 4 जब आप करोगे तो वो हो जाएगा 7 क्यूब इंटू 7। 7 क्यूब था 13, इंटू 7 क्या आ जाएगा? 91, विच इज़ नॉट इक्वल टू, मतलब विच इज़ इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 है ना। 91, 15 6 या 90, 1 बचेगा रिमाइंडर, तो इसलिए 1 का काम कर रहा है। तो ऑर्डर ऑफ 7 क्या आया? 4 आया। समझ में आया कैसे निकालना है? ओके मैम। मेहनत को समझ में आ गया मैम। तो इसी तरह हाँ, मेहनत को समझ में आ गया। मेहनत को तो पता ही है। न्यानेश आपको आया? इसमें बहुत अच्छा तरीका है।
इस तरीके से आप सभी इसके जो भी एलिमेंट्स हैं सभी का ऑर्डर निकाल के आएंगे और कल मुझे बताएंगे। ये भी आपका होमवर्क है। इसके साथ एक और सेट मैम लेंगे U20। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? मैम मैं बोल रहा हूँ कि 7 का जब हम ऑर्डर निकल रहा है मैम, ऐसे कोई तरीका है कि देख के ही बता दूं कि इसका ऑर्डर 4 है, मतलब नहीं तो मल्टीप्लिकेशन कर करके दिखना पड़ेगा। देख के ही बता दे। ZN में तो आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे, पर अभी हम उस पर जा नहीं रहे, अभी मैं बेसिक बात ही कर रही हूँ। UN में मुझे अभी याद तो नहीं आ रहा है, बाकी देखूंगी मैं, जब मैं पढ़ूंगी आगे तो मुझे भी पता चलेगा। ठीक है मैम। अभी और भी बातें करनी है हमें, तो ये है कि मैंने आपको बेसिक आइडिया बिल्कुल अच्छे से दे दिया है। अब आपको बेसिक तरीके से पहले जाना है, उसके बाद अगर कोई ट्रिक होगी तो ज़रूर शेयर की जाएगी। ZN में तो काफ़ी सारी आएंगी, जब साइक्लिक ग्रुप करोगे काफ़ी कुछ पता भी चलेगा आपको। तो एक बार हम सिमेट्रिक ग्रुप पे आ जाते हैं। यार मत पढ़ाओ मैम, मत पढ़ाओ। ना पढ़ाऊँ? एकता क्या बोलते? बहुत पढ़ा दिया आज। एक मिनट रुक जाओ, मैंने कहा अभी 1-2 दिन टाइम है तो ज़्यादा क्लास ले ली जाए, इसलिए मैं ले रही हूँ। रात में भी पढ़ा दो मैम, ग्रुप ही पढ़ा दो, तब भी चलेगा, पर थोड़ा मन नहीं लगता ना, एक बल 1.5 घंटा की बात। तक पढ़ा दिया करो। क्या कह रहे हो? मैम शाम की क्लास में क्या होगा मैम? शाम की क्लास में मैं टेलर्स थ्योरम कराऊंगी। शाम की क्लास में ये होगा कि तुम क्यों सुबह ठीक है नहीं मैम। उठते हो, ये मतलब डिस्कशन होगा। निर्माल्या, एक्चुअली मैं एक मिनट, आप कुछ कह रहे थे, मुझे आपकी बात नहीं समझ में आई। चलो मैं 3:45 पे क्लास ले लिया करो मैम। 3:45 तक या 3:45 पे तक मैम तक। अच्छा तक, चलो 3 मिनट है, 2 मिनट रह चुके हैं अब, मैं नहीं करा रही हूँ आगे। और